Hello guys, welcome to ClatMax. My name is Saurav. Today we shall be continuing with the GK series which we are doing for your CLAT 2027 examination. Today we shall be doing the part 4 of the Feb month. We have already covered 3 parts जिसके अंदर हमने पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह को कवर किया था. आज वाला जो पार्ट है वो इस महीने का आखिरी पार्ट होगा. इसके बाद में हम मार्च वाले वीडियो स्टार्ट कर देंगे. टुडे वी शैल बी कवरिंग साइंस एंड टेक, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एनवायरमेंट. ठीक है, तो इनसे रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इस पार्ट के अंदर कवर हो जाएंगे. मैंने शायद आपको पहले पार्ट के अंदर ही बताया था कि बैकलॉग वगैरह क्लियर करने के लिए और सारा जीके एकदम अच्छे से पढ़ने के लिए आई हैव प्लान्ड दिस सीरीज जिसके अंदर मैं अलग अलग पार्ट्स के अंदर वीडियोस बनाऊंगा. ऐसा नहीं होगा कि कोई मंथली वन शॉट राउंड अप आएगा और उसके अंदर मैं अलग अलग बाइफरकेटेड टॉपिक्स वगैरह बता दूंगा. दैट विल नॉट बी माई मोडस ऑपरेंडाई. माई सिस्टमेटिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर विल बी लाइक दिस ओनली कि मैं अलग अलग पार्ट्स के अंदर किसी महीने के अंदर 3 पार्ट, किसी महीने के अंदर 4 पार्ट, और आपको क्लियरली थंबनेल से ही पता चल जाएगा कि इस वीडियो के अंदर क्या बात होने वाली है. इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, माई नेम इज सौरभ राज बिवाल. आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर एंड अ लॉयर बाय ट्रेनिंग. नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द टेबल ऑफ कंटेंट्स. तो अगर हम टेबल ऑफ कंटेंट्स की बात करें तो देयर आर 3 टॉपिक्स दैट आर गोइंग टू बी डिस्कस टुडे. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 जो फैब के अंदर काफी न्यूज के अंदर रहा था. इंडिया ने एक नई दिल्ली के अंदर भारत मंडपम नाम का एक ऑडिटोरियम टाइप का बना हुआ है. वहां पे हमने एक एआई इंपैक्ट समिट को होस्ट किया जिसके अंदर टोटल 89 कंट्रीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आए थे. ठीक है, इतने लोगों ने इसे अटेंड किया. इट वाज अ ग्लोबल लेवल समिट और इंडिया को एआई वाले मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं काफी ऊपर ये लेके चली गई है ये वाली जो समिट है. ठीक है, इट वाज अ लैंडमार्क समिट. इसके बारे में हम बात करेंगे. उसके बाद में जो अगला टॉपिक होगा दैट विल बी भारत टैक्सी कोऑपरेटिव कैब प्लेटफॉर्म. ठीक है, इसको लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन ऑर्डर टू compete विद ओला एंड उबर. ओला और उबर जो है वो एक तरीके से लोगों को एम्प्लॉयमेंट वगैरह तो प्रोवाइड करवाते हैं, बट बहुत सारा पैसा जो ड्राइवर का होता है वो कमीशन के रूप में खा जाते हैं. भारत टैक्सी के अंदर ऐसा नहीं होगा. इट विल बी बेसिकली रन बाय द होम मिनिस्ट्री. ठीक है, और जो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री है दोनों के मिनिस्टर जो है वो श्री अमित शाह ही है. ठीक है, तो अमित शाह के अंडर जो मिनिस्ट्रीज आती है वो इसको रन करेगी. गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म रहेगा और कोई भी कमीशन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं रखा जाएगा. जितना भी पैसा होगा वो पूरा का पूरा इन ड्राइवर्स को दिया जाएगा. ठीक है, तो दैट विल बी आवर सेकंड टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक विल बी रिगार्डिंग एनवायरमेंट. इसके अंदर क्या है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 नोटिफाई कर दिए गए हैं. तो जो जितना भी कचरा आता है गांवों से और शहरों से उनको 4 अलग अलग तरीकों से डिवाइड करना पड़ेगा. जो ये रसोई का जो कचरा होता है, बेसिकली खाने पीने का जो कचरा होता है उसको वेट वेस्ट बोला जाएगा. उसके अलावा प्लास्टिक वगैरह का वेस्ट है उसको अलग से सेग्रीगेट करना पड़ेगा. उसके अलावा जो मेडिकल वेस्ट है उसके लिए अलग रूल्स है. ठीक है, सैनिटरी पैड्स वगैरह हो गए, इन सारी चीजों के लिए अलग रूल्स है. ठीक है, तो इस तरीके से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को नोटिफाई किया गया 2026 के अंदर. इनको 1 अप्रैल 2026 से इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा. तो सो दीज आर गोइंग टू बी द टॉपिक्स दैट वी विल डिस्कस टुडे. Now moving forward with the first one, that is India AI Summit, AI Impact Summit 2026. ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक का थंबनेल मैंने बनाया हुआ है. Now moving forward with the introduction to this summit. तो India AI Impact Summit 2026 was held from 16 to 20th Feb 2026 at भारत मंडपम. तो यहाँ पे एक MCQ का क्वेश्चन बन जाता है कि ये ऑर्गेनाइज कहाँ करी गई थी. तो there is an auditorium named भारत मंडपम, वहाँ पे ये ऑर्गेनाइज करी गई थी. ठीक है, it was organized by the Ministry of Electronics and Information Technology. ठीक है, तो कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया था इसे? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. एक तरीके से आईटी मिनिस्ट्री भी कह सकते हैं इसे, या फिर मैती भी इसका एक फुल फॉर्म बनता है. ठीक है, इसके जो मिनिस्टर है उनका नाम है अश्विनी वैष्णव. तो यहाँ से भी एक एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है. इनफैक्ट 2 एमसीक्यू के क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया था. तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मिनिस्टर का नाम है अश्विनी वैष्णव. उसके बाद में द समिट वाज द फर्स्ट मेजर ग्लोबल एआई समिट होस्टेड इन द ग्लोबल साउथ. तो ये पहली मेजर एआई समिट है ग्लोबल लेवल की जो ग्लोबल साउथ को आप सीधा कनेक्ट करो डेवलपिंग कंट्रीज से. ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर होस्ट की गई पहली मेजर एआई समिट ये है. ठीक है, 89 कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग यूएस एंड चाइना पार्टिसिपेटेड इन द समिट. तो ये बहुत सक्सेसफुल समिट रही. इसके अंदर टोटल 89 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह आए, यूएस, चाइना और बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी इसके अंदर आए. देयर आर सर्टेन पिक्टोरियल डिपिक्शंस व्हिच आर गिवन ओवर हियर. उनसे आप
एक आइडिया ले सकते हो. यू कैन गेट अ फेयर आइडिया फ्रॉम दिस पिक्टोरियल डिपिक्शन एंड आई वुड सजेस्ट यू कैन स्विच टू 1.25 स्पीड इन ऑर्डर टू गेट बेटर एक्सपीरियंस ऑफ माय वीडियोस. ठीक है, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस समिट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिगार्डिंग न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एआई इंपैक्ट. तो बेसिकली समिट के एंड में न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन साइन किया गया ऑन एआई इंपैक्ट. ठीक है, तो द समिट कंक्लूडेड विद द अडॉप्शन ऑफ द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एआई इंपैक्ट 2026. द डिक्लेरेशन इज नॉन बाइंडिंग. नॉन बाइंडिंग का मतलब यह है कि मानो तो ठीक है, ना मानो तो ठीक है. इट इज बेस्ड ऑन कंसेंसस. ठीक है, मतलब बेसिकली जो कंट्री मानना चाहता है वो माने, ना मानना चाहता है तो कोई कंपल्शन वाली बात नहीं है. ठीक है, तो ये एक नॉन बाइंडिंग डिक्लेरेशन है. ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. ऐसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स जो है ना, यूडीएचआर हम जिसे कहते हैं, 1948 के अंदर साइन हुआ था, ये भी नॉन बाइंडिंग है. ठीक है, मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रीटीज आर नॉन बाइंडिंग इन नेचर ओनली. इंटरनेशनल लॉ को जनरली एक वीक लॉ माना जाता है क्योंकि इसका बाइंडिंग नेचर काफी कम है, क्योंकि कोई एनफोर्समेंट मैकेनिज्म ही नहीं है. अब कोई न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन साइन तो करके चला गया, लेकिन अगर वो मान नहीं रहा तो हम वहां पे कोई पुलिस थोड़ी ना भेज देंगे, वहां उस देश के प्रधानमंत्री को थोड़ी ना गिरफ्तार कर देंगे. ठीक है, तो इस वजह से इंटरनेशनल लॉ को थोड़ा सा वीक लॉ माना जाता है और ज्यादातर ट्रीटीज वगैरह नॉन बाइंडिंग इन नेचर होती है. ठीक है, तो दिस डिक्लेरेशन इज नॉन बाइंडिंग बट रिफ्लेक्ट्स ब्रॉड इंटरनेशनल कंसेंसस ऑन रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट. तो ये ऑल्दो नॉन बाइंडिंग है बट एक इंटरनेशनल कंसेंसस को ये रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि काफी सारी कंट्रीज ने इसके ऊपर साइन किया और कंट्रीज जनरली अगर साइन करती है तो बात मान ही लेती है. ऐसा ही होता है. ठीक है, ये और बात मानने से क्या होता है कि एक प्रेडिक्टेबिलिटी बनी हुई रहती है, क्रेडिबिलिटी बनी हुई रहती है. सो दैट्स व्हाई सर्टेन कंट्रीज आर देयर व्हिच इट स्टिक्स बाय द इंटरनेशनल लॉ. ठीक है, तो यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट के ऊपर कंसेंसस बना थ्रू न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एआई इंपैक्ट. ठीक है, इट इज अ ग्लोबल फिलोसॉफिकल, इट इज गाइडेड बाय इंडियन फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स सच एज. तो यहाँ पे देखो दो इंडियन फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स है, जिसमें से पहला है सर्वजन हितेय सर्वजन सुखेय. इसका मतलब क्या है? वेलफेयर एंड हैप्पीनेस फॉर ऑल. और उसके अलावा वासुदेव कुटुंबकम, दैट मींस वर्ल्ड इज वन फैमिली. तो इन दो प्रिंसिपल्स के ऊपर ये पूरा का पूरा न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो है वो एक तरीके से रिलाई करता है. ठीक है, उसके बाद में द डिक्लेरेशन वाज स्ट्रक्चर्ड अराउंड 7 थेमेटिक वर्किंग ग्रुप्स कॉल्ड चक्रास, और उसके अलावा 3 सूत्रास भी है. सूत्रा का मतलब होता है थ्रेड. ठीक है, अगर सूत्र की हम बात करें तो वो उसका हिंदी मीनिंग निकलता है थ्रेड. तो 3 थ्रेड्स है इसके और 7 चक्र है. चक्र मतलब थ्रेड का मतलब तो ये है, देखो जो मेन पिलर्स है ना, जिनके ऊपर ये पूरा का पूरा एआई वाला हमने सबमिट कराया, जो 3 मेन पिलर्स है वो तो बेसिकली चक्रास है, नहीं वो तो बेसिकली सूत्र है, और उनके जो वर्किंग ग्रुप्स हैं उनको हम चक्रास कहते हैं. ठीक है, तो ये थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है आपके लिए समझने में, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के होते हैं और साइंटिफिक टॉपिक्स इसके अंदर आएंगे, और हमारी जो गवर्नमेंट है उनको पता नहीं क्या चस्का है, वो टिपिकल संस्कृत वर्ड्स वगैरह यूज करते हैं. ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट विल बी अ बिट ट्रिकी टू डिकोड, बट ट्राई टू स्टिक बाय दिस लेक्चर एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट दीस पर्टिकुलर टॉपिक्स. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एआई इंपैक्ट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड with the next topic that is major strategic outcomes. तो major strategic outcomes की अगर हम बात करें तो कुछ important announcements इमर्ज हुए समिट से. तो पहला important announcement क्या था? India joined the US led Pax Silica coalition aimed at securing semiconductor supply chains and critical minerals. ठीक है, तो एक Pax Silica नाम का coalition है जिसको USA लीड करता है. इसका मेन एम क्या होता है? सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स को सिक्योर करना और क्रिटिकल मिनरल्स को सिक्योर करना. ठीक है, अब ये सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर आर बेसिकली द ब्रेन बिहाइंड एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो उसके पीछे जो ब्रेन वाला जो काम करता है वो एक चिप होती है, एक छोटी सी चिप होती है, उसे सेमीकंडक्टर कहते हैं. भले ही वो एक स्मार्टफोन हो, भले ही वो एक लैपटॉप हो, भले ही वो एक कैमरा हो, टीवी हो, या फिर ये स्मार्ट बोर्ड हो, एनीथिंग. ठीक है, कोई भी चीज हो जिसके अंदर ब्रेन का जो काम करती है, बेसिकली सीपीयू जो होता है उसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं. सीपीयू का भी जो ब्रेन होता है उसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं. ठीक है, तो सेमीकंडक्टर आजकल बहुत ज्यादा महंगे हो रहे हैं बिकॉज एआई को चलाने के लिए काफी हैवी ड्यूटी सेमीकंडक्टर्स की जरूरत पड़ती है, और आजकल ये जो एसएसडी हार्ड ड्राइव्स वगैरह है इनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है बिकॉज दीज एआई कंपनीज आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू एक्वायर दीज सेमीकंडक्टर्स एंड ऑल दीज थिंग्स. सो दैट्स व्हाई डिमांड अगर बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है प्राइस तो बढ़ी जाएगी. ठीक है, अगर सप्लाई सेम है डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस तो बढ़ना लाजमी है. तो पैक्स सिलिका बेसिकली एक कोएलिशन है जो एम करता है फटाफट सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स को या तो बनाया जाए या फिर उनको एक्वायर किया जाए और एआई के लिए उन्हें यूज किया जाए. ठीक है, उसके बाद में इंडिया एंड यूएस issued a joint statement on the
इंडिया यूएस एआई अपॉर्चुनिटी पार्टनरशिप, ठीक है। तो इंडिया और यूएस ने यहाँ पे एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज किया जो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि इंडिया और यूएस एआई के अंडर पार्टनरशिप करे, ठीक है। यूएस देखो एआई के अंदर काफी अच्छा कर रहा है, ओपन एआई जैसी कंपनियां वहां पे है, उसके अलावा गूगल जेमिनाई भी काफी अच्छा कर रहा है एआई के अंदर। तो लॉट मेनी कंपनीज आर देयर व्हिच आर लीडिंग द एआई वाला मार्केट इन यूएस। अब मार्केट को क्या चाहिए होता है, बेसिकली जनता, ठीक है। एक रेडीमेड कस्टमर मार्केट उन्हें चाहिए होता है, और इंडिया से बड़ा कस्टमर मार्केट कोई है नहीं, क्योंकि यूएस की कंपनीज को चाइना जनरली अलाउ नहीं करता है। और वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले कंट्रीज जो है वो इंडिया और चाइना ही है। तो चाइना मेनली इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज के ऊपर चलता है, जबकि इंडिया थोड़ा सा लिबरल है। इंडिया बाहर की कंपनीज को अपने यहाँ बिजनेस करना अलाउ कर देता है। तो इंडिया एक सबसे बड़ा मार्केट बन के उभर सकता है फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दैट्स व्हाई यूएस एंड इंडिया बेसिकली साइंड और इशूड अ जॉइंट स्टेटमेंट कि फ्यूचर में हम एक अपॉर्चुनिटी पार्टनरशिप कर सकते हैं एआई के ऊपर, ठीक है। उसके बाद में $250 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट भी अनाउंस किया गया फॉर डेटा सेंटर्स, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट्स, मतलब सेमीकंडक्टर को बनाने वाले प्लांट जो इंडिया के अंदर बनेंगे, ठीक है। और उसके बाद में अगली जो चीज है दैट इज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए। तो इंडिया के अंदर टोटल $250 बिलियन, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है गाइस। $1 बिलियन का मतलब लगभग 9,500 करोड़ रुपए होते हैं। तो ये लाखों करोड़ का अमाउंट है, ये इन्वेस्ट किया जाएगा इंडिया के अंदर फॉर डेटा सेंटर्स, क्योंकि अगर आपको एआई डेवलप करना है तो ऑब्वियसली बात है यू हैव टू स्टोर अ लॉट ऑफ डेटा, उसके लिए आपको डेटा सेंटर चाहिए। और इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, मतलब हमारे यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है और डेटा सेंटर को जनरली ठंडा रखना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो इंडिया के अंदर डेटा सेंटर बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसके अंदर लगेगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। उसके बाद में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट्स, इंडिया इज डूइंग सिग्निफिकेंटली वेल इन द इंजीनियरिंग इंडस्ट्री सिंस अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इंडिया हैज गॉट अ लॉट ऑफ इंजीनियर्स और हम अच्छे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे लेबर चीप है इफ वी कंपेयर टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ यूके और द यूरोपियन कंट्रीज और द अमेरिकाज, जो नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, वहां के कंट्रीज से हम अगर कंपेयर करें तो हमारे यहाँ पे जो लेबर कॉस्ट है वो काफी कम है। तो सेमीकंडक्टर के फैब्रिकेशन प्लांट्स, मतलब इनको डेवलप करने वाले जो प्लांट अगर इंडिया के अंदर लगा दिए जाए तो इनकी कॉस्ट जो है वो काफी कम हो सकती है, ठीक है। इसलिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया गया। उसके बाद में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का बढ़ाना भी एक मेन गोल है ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अराउंड $20 बिलियन वाज कमिटेड फॉर डीप टेक वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब $20 बिलियन उन कंपनीज को दिए जाएंगे, उन स्टार्टअप्स को दिए जाएंगे जो एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। $20 बिलियन भी बहुत बड़ा आंकड़ा बैठता है, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था $1 बिलियन का मतलब आज के दिन में जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो लगभग 9,500 करोड़ रुपए होगा, ठीक है। तो 9,500 करोड़ रुपए को अगर हम 20 बिलियन के अंदर कन्वर्ट करें तो इट इज बेसिकली 1,90,000 करोड़ रुपए, ठीक है। 1,90,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट दिया जाएगा वेंचर कैपिटल के थ्रू उन स्टार्टअप्स को जो एआई के ऊपर अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो डीप टेक वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स के लिए 20 बिलियन को अलग से कमिट किया गया है, ठीक है। सो दीज आर द मेजर स्ट्रेटेजिक आउटकम्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज रिगार्डिंग द इंडिया एआई मिशन 2.0। तो इसकी अगर हम बात करें तो समिट लॉन्च्ड इंडिया एआई मिशन 2.0 विच इज द नेक्स्ट फेज ऑफ इंडिया नेशनल एआई स्ट्रेटेजी। तो देखो आपने शायद क्लैट के अगर पीवाईक्यूज किए हो तो एक कोई पीवाईक्यू था, शायद 2023 का था, 24 का था, 25 का था, एक पीवाईक्यू था। उसके अंदर ये बोला गया कि इंडिया जो है एआई गवर्नेंस के अंदर काफी पीछे रह गया है या फिर एआई डेवलपमेंट के अंदर काफी पीछे रह गया है। अब अगली चीज जो इंडिया कर सकता है वो ये है कि गवर्नेंस को इंक्रीज करो और बेसिकली गवर्नमेंट को इस चीज को अपने हाथ में लेना चाहिए, स्टार्टअप वगैरह को इंकरेज करना चाहिए, क्योंकि इंडिया के अंदर कोई टैलेंट की कमी नहीं है, बिल्कुल भी हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। वी आर जस्ट लेकिंग द गवर्नेंस एंड द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इसलिए हमने इंडिया एआई मिशन 2.0 जिसको क्लैट ने पहले ही हाईलाइट कर दिया था उसको हमने लॉन्च किया, ठीक है। द प्रोग्राम फोकसेस ऑन एक्सपेंडिंग कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेट्स एंड एआई एडॉप्शन अक्रॉस सेक्टर्स, ठीक है। तो इस प्रोग्राम का क्या फोकस होगा, सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाओ, वो जो सेमीकंडक्टर वगैरह की असेंबली लाइंस है उनको इंक्रीज करो, उसके बाद में डेटा सेट्स को बढ़ाओ एंड फाइनली एआई एडॉप्शन अक्रॉस सेक्टर्स को इंक्रीज करो। इंडिया एम्स टू स्केल इट्स कंप्यूटिंग कैपेसिटी टू 1 लाख जीपीयूज बाय द एंड ऑफ 2026। तो जीपीयूज आर बेसिकली सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है। एआई को चलाने के लिए सुपर कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती है और ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं और इनको एक्वायर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और इंडिया अपनी जीपीयूज की जो कैपेसिटी है वो 1 लाख तक बढ़ाना चाहती है 2026 के एंड तक। ये इंडिया एआई मिशन 2.0 का ही पार्ट है। द इनिशिएटिव बिल्ड्स ऑन द अर्लियर इंडिया एआई मिशन approved in March 2024 with a budget of around like 10,300
371 करोड़ रुपीस। तो पहले हमने 10,000 करोड़ का बजट रखा था 2024 के अंदर, विच इज वेरी लिमिटेड बजट गिवन द बजट्स विच वी गॉट इन दिस। ठीक है, ये यहाँ पे आपने देखा होगा कि कितने ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हमें मिले हैं, उन इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से 10,000 करोड़ का बजट तो लगभग 1 बिलियन का बैठता है, और यहाँ पे हमें लगभग 270 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट्स मिले हैं। तो मतलब इंडिया एआई मिशन जो है, नया वाला जो है 2.0 जो मिशन है, बेसिकली वी वांट टू रूल द एआई वर्ल्ड, या फिर वी वांट टू बी अ लीडर इन द वर्ल्ड ऑफ एआई। ठीक है, सो दैट्स द सिनेरियो रिगार्डिंग इंडिया एआई मिशन 2.0। उसके बाद में अगली चीज की बात करें तो वो सूत्राज और इसके जो विजन्स है, ये सारी की सारी चीजें आ जाती है, ये आपको थोड़ा बहुत रटाफिकेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो एक मानव विजन है फॉर एआई डेवलपमेंट। हमारी सरकार को ये आदत है, आपको पता है कि एकदम ऐसे देशी वर्ड आएगा और देशी वर्ड का जो फुल फॉर्म है वो प्रॉपर इंग्लिश निकलेगा। ठीक है, इस तरीके की चीजें बहुत बार हुई है, जैसे उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उस उज्ज्वला का प्रॉपर इंग्लिश फुल फॉर्म निकलता है। तो इस तरीके की बहुत सारी स्कीम्स है गवर्नमेंट की, हमारी गवर्नमेंट को इस तरीके की आदत है कि मतलब हिंदी वर्ड और उसका प्रॉपर इंग्लिश फुल फॉर्म, ठीक है, जिसको रटना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बट वी हैव टू बेसिकली ग्रैस्प व्हाटएवर इज रिटन इन द बुक्स और व्हाटएवर दैट इज बीइंग इशूड बाय द गवर्नमेंट, तो वो हमें याद करना ही पड़ेगा। वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दिस। ठीक है, तो इंडिया प्रेजेंटेड अ मानव विजन, अ फ्रेमवर्क गाइडिंग रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट। तो इंडिया इज बेसिकली फेवरिंग रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट। इंडिया चाहता है कि एआई की मदद से लोगों का भला हो, ऐसा नहीं हो कि साइबर क्राइम बढ़ जाए, डीफेक्स वगैरह बढ़ जाए, या फिर लोग इससे खराब होने लग जाए, या फिर नेशनल सिक्योरिटी को कोई खतरा आ जाए, इस तरीके की चीजें ना हो। एआई का जो डेवलपमेंट है वो कुछ इस तरीके से किया जाए कि वो पॉजिटिव चीजों के अंदर काम आए। ठीक है, तो इसलिए हमने एक मानव विजन को स्टार्ट किया। मानव का जो फुल फॉर्म है, सबसे पहला एम का है मॉरल, ए का है अकाउंटेबल, एन का है नेशनल सॉवरेनिटी, फिर ए का मतलब है एक्सेसिबल और वी का मतलब है वैलिड। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मॉरलिटी का ध्यान रखना है कि जो भी यूज हो वो मॉरल और एथिकल हो। उसके बाद में अकाउंटेबिलिटी रहनी चाहिए। देन नेशनल सॉवरेनिटी का हमें ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि किसी भी देश का एआई मॉडल, अगर मान लो हम इंडियंस किसी दूसरे देश के एआई मॉडल को यूज कर रहे हो तो हमारा काफी डेटा भी तो उस एआई मॉडल के पास जा रहा है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस डेटा को यूज करके कोई इंडिया के खिलाफ ही कुछ कर दे। ठीक है, उसके बाद में एक्सेसिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एआई सिर्फ अमीरों तक लिमिटेड हो, वो हर इंसान तक जाना चाहिए। एंड फाइनली वैलिड यूज भी इसका होना चाहिए। द फ्रेमवर्क एम्फसाइजेस ऑन ह्यूमन सेंट्रिक एआई सिस्टम्स, एथिकल गवर्नेंस, इंक्लूसिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, तो हर इंसान को ये एक्सेसिबल होना चाहिए, एथिकल गवर्नेंस रहनी चाहिए। और उसके बाद में फाइनली प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल टैक्स सॉवरेनिटी। ऐसा नहीं हो कि हमारा डेटा कोई एआई रिलेटेड कंपनी दूसरे देशों को बेच रही है, ये चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दिस इज द मानव विजन फॉर एआई डेवलपमेंट। नाउ डिस्कसिंग अबाउट द नेक्स्ट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। इसके अंदर 3 सूत्राज आ जाते हैं और 7 चक्राज आ जाते हैं। ठीक है, सूत्राज का मतलब तो वो होता है फाउंडेशनल पिलर्स या फिर थ्रेड, ठीक है, जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा एआई समिट टिका हुआ है। और चक्राज आर द ड्राइविंग व्हील्स। चक्र का मतलब होता है व्हील। ठीक है, तो ये तो वो चीज है जो फाउंडेशनल पिलर्स है, और इनको चलाएगा कौन, इनको बेसिकली फॉलो कैसे किया जाएगा, वो चक्राज है, वो हम अगले स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 3 सूत्राज या 3 सूत्र क्या क्या है हमारे एआई डेवलपमेंट प्लान के। तो सबसे पहला है पीपल। ठीक है, एआई फॉर हेल्थ केयर, एजुकेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सिटीजन सर्विसेज। तो एआई को किसके लिए यूज करना है, हेल्थ केयर के लिए यूज करना है, एजुकेशन के लिए यूज करना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब हर इंसान को बेसिकली ट्रेन किया जाए ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी एंड ऑल दीज थिंग्स, एंड सिटीजन सर्विसेज के लिए भी अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम यूज कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट फाउंडेशन पिलर। अब सेकंड की अगर हम बात करें तो दैट इज प्लेनेट। हम एआई को यूज कर सकते हैं फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस। ठीक है, हम पहले ही पता लगा सकते हैं एआई के थ्रू कि मौसम का मिजाज कैसे रहने वाला है। कोई नेचुरल कैलेमिटी का अगर हम पहले ही पता लगा सके एआई के थ्रू तो इट विल बी अ ग्रेट बून फॉर अस। उसके अलावा वी कैन यूज इट फॉर एग्रीकल्चर, वी कैन यूज इट फॉर इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो दूसरा फाउंडेशनल पिलर है दैट इज प्लेनेट। और फाइनली प्रोग्रेस। ठीक है, प्रोग्रेस का मतलब क्या है, एआई ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ, गवर्नेंस, एफिशिएंसी एंड इनोवेशन। तो हमें प्रोग्रेस भी करनी है इकोनॉमिकली, बट हमें प्लेनेट और पीपल का ध्यान रखते हुए वो करना है। ठीक है, सो दीज आर द 3 सूत्रास जो फाउंडेशनल पिलर्स है। अब इन चीजों को बेसिकली फॉलो कैसे किया जाएगा, तो 3 सूत्रास क्या है यहाँ पे, एक चीज देखो कि पीपल। ठीक है, सबसे पहले एआई जो है वो पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस, इन 3 चीजों के ऊपर मेनली ध्यान देगा हमारे देश के अंदर। ये 3 सूत्र है जिसके ऊपर एआई का डेवलपमेंट टिका हुआ है। अब ये होगा कैसे, उन्हें हम कहते हैं 7 चक्रास। ठीक है, तो इनके थ्रू इसे बेसिकली चलाया जाएगा। तो दीज आर द वर्किंग ग्रुप्स। ठीक है, तो वर्किंग ग्रुप्स क्या क्या है, 7 चक्रास। चक्र का मतलब होता है
व्हील बेसिकली इनको चलाएगा कौन? तो सबसे पहला ह्यूमन कैपिटल एंड स्किल डेवलपमेंट। सबसे पहले अगर एआई डेवलपमेंट हमें करना है तो हमें ह्यूमन कैपिटल चाहिए होगा, ऐसे इंजीनियर चाहिए होंगे जो एआई के अंदर ऑलरेडी अच्छे हैं या फिर अच्छे बनना चाहते हैं। उसके बाद में इंक्लूसिव सोशल इंपावरमेंट, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू सोशल इंपावरमेंट करना है, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि सिर्फ गरीब को, अमीर को ही फायदा मिले, गरीब को भी उसका फायदा मिलना चाहिए। उसके बाद में सेफ एंड ट्रस्टेड एआई, डीप फेक्स वगैरह नहीं होने चाहिए, और ऐसी चीजें कि मतलब कोई एआई को बोल रहा है कि मुझे बम बनाना सिखाओ, इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए, मतलब एथिकल यूज होना चाहिए। उसके बाद में डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एआई रिसोर्सेज, देन साइंस एंड इनोवेशन, फाइनली इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल गुड, एंड एट द एंड रिजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है उनके ऊपर भी हमें ध्यान देना है। तो दीज आर द 7 चक्रास और वर्किंग ग्रुप्स जिनके थ्रू वो 3 सूत्रास जो हमने देखे थे ना, पीपल, प्लेनेट, और वो एक तीसरी चीज जो थी मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं यहाँ पे, प्रोग्रेस, ठीक है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस जो है ये तो 3 सूत्र है, और फाउंडेशनल पिलर्स हम इन्हें कहते हैं, और ये वो वर्किंग ग्रुप्स है जिनके थ्रू इन सूत्रास को अचीव किया जाएगा। ठीक है, अब अगला जो चीज है इंडिजीनियस एआई इनोवेशंस अनाउंसमेंट्स। तो हमने कुछ अनाउंसमेंट्स भी किए, थोड़ा बहुत फ्रंट भी किया कि हमने एआई के अंदर क्या क्या काम किया है, हमने क्या क्या चीजें डेवलप की है। तो इसके अंदर हमने 3 या 4 चीजें बेसिकली बताई। तो सबसे पहला है परम 2, ये 70 बिलियन पैरामीटर एआई मॉडल है जो 22 इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। इट इज बेसिकली अ सुपर कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद में सूत्रा नाम का एक एआई पावर्ड मल्टीलिंगुअल न्यूज एंकर हमने बनाया और वहां पे डिस्प्ले किया इस समिट के अंदर कि भाई हमने इस तरीके का न्यूज एंकर बनाया, मतलब आप कोई भी टेक्स्ट उसे दे दो वो न्यूज एंकर की तरह उसे कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है, आप यहाँ पे इसका पिक्टोरियल डिपिक्शन देख सकते हो। उसके बाद में सर्वम काजे, ये बेसिकली स्मार्ट ग्लासेस है। ठीक है, सर्वम काजे आर द स्मार्ट ग्लासेस एंड इंडिया एआई पावर्ड स्मार्ट ग्लासेस प्रोजेक्ट पोजिशन्ड एज अ कॉम्पिटिटर टू ग्लोबल स्मार्ट ग्लासेस प्लेटफॉर्म, जैसे मीटा वगैरह और ये जो ग्लासेस बना रहे हैं ना, फेसबुक वाली जो कंपनी मेटा है, और उसके अलावा गूगल भी इसके ऊपर काम कर रहा है। तो वैसे ही इंडिया ने भी एक सर्वम काजे नाम का एआई पावर्ड स्मार्ट ग्लास बनाया जिसको यहाँ पे दिखाया गया। ठीक है, उसके बाद में फाइनली प्रपोज यूपीआई स्टाइल एआई प्लेबुक टू प्रमोट एआई अडॉप्शन अमंग एमएसएमईज। ठीक है, तो यूपीआई के अंदर एआई को इंटीग्रेट करने का जो सिस्टम है वो भी हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत डिपिक्ट किया या फिर फ्लॉन्ट किया। तो दीज आर द इंडिजीनियस एआई इनोवेशंस व्हिच वर अनाउंस्ड इन द समिट। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट इज रिगार्डिंग प्रीवियस एआई ग्लोबल समिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो एआई सेफ्टी समिट हुई थी 2023 के अंदर बैचले पार्क नाम की एक जगह यूके के अंदर। ठीक है, वहां पे ये हुई थी। तो इट प्रोड्यूस द बैचलर डिक्लेरेशन फोकसिंग ऑन फ्रंटियर एआई रिस्क एंड ग्लोबल कोऑपरेशन। उसके बाद में सियोल के अंदर एक समिट हुई थी साउथ कोरिया के अंदर, इसमें सियोल डिक्लेरेशन एंड कमिटमेंट्स ऑन एआई सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात हुई थी। ये 2026 के अंदर हुआ। फिर 2025 की अगर हम बात करें तो एक पेरिस के अंदर समिट हुई थी। ठीक है, जिसको इंडिया और फ्रांस ने को चेयर किया था। मैंने इस फेब वाली सीरीज के पार्ट 3 के अंदर इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में बात करी थी। इंडिया और फ्रांस ग्लोबली काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं आज तक फॉर सम रीजंस, आजकल फॉर सम रीजंस। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया और फ्रांस ने इसको को चेयर किया था। इट फोकस्ड ऑन इंक्लूसिव, सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल एआई गवर्नेंस। ठीक है, तो बेसिक वही है कि यार एआई का यूज करना है, मिसयूज नहीं करना। और दूसरी चीज ये है कि ये सबके पास पहुंचना चाहिए, सिर्फ अमीरों के पास इसका एक्सेस नहीं रहना चाहिए या फिर सिर्फ अमीर देशों के पास इसका एक्सेस नहीं रहना चाहिए, ये हर इंसान तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, सो दैट इज द सिनेरियो। और इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, अच्छे कामों के लिए इसे यूज करना है, बुरे कामों के लिए यूज नहीं करना है। मोर और लेस गोल यही निकल के आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में अगला जो स्लाइड है और जो लास्ट स्लाइड है इस टॉपिक का, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ द समिट। तो सिग्निफिकेंस की बात करें तो समिट पोजीशनड इंडिया एज अ मेजर ग्लोबल हब फॉर एआई गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। इट एम्फसाइज्ड इंक्लूसिव एआई फॉर ग्लोबल साउथ, बैलेंसिंग इनोवेशन विद एथिकल फ्रेमवर्क्स। तो मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था कि डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो भी एआई के अंदर आना चाहते हैं, और बेसिक जो चीज है वो है एथिक्स। ठीक है, एथिक्स को हमें कभी भी ब्रीच नहीं करना है, जो भी काम करना है वो इस तरीके से करना है जो प्रॉपर एथिकल हो, और बेसिकली एआई का यूज करना है, हमें मिसयूज नहीं करना। ठीक है, थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक इंडिया एआई मिशन 2.0 एंड मानव विजन, इंडिया एम्स टू शेप फ्यूचर ग्लोबल एआई इकोसिस्टम व्हाइल इंश्योरिंग इक्विटेबल एक्सेस एंड टेक्नोलॉजी। तो इंडिया ने अपना नया एआई मिशन 2.0 भी अनाउंस किया, हमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी मिले, हमारा मानव विजन भी है जो कहीं ना कहीं इक्विटेबल
यूज ऑफ एआई और बेसिकली इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एआई, मतलब हर इंसान तक एआई जाना चाहिए, सब उसका यूज कर पाए और एथिकल यूज कर पाए, ये सारे के सारे विजन्स हम सेटिस्फाई करना चाहते हैं। और लॉन्ग टर्म गोल ये है कि हम एआई वाली मार्केट के अंदर वर्ल्ड को लीड करना चाहते हैं, जैसे हमने आईटी रिवॉल्यूशन के अंदर पहले किया भी है, ठीक है। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द समिट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट टॉपिक, ये टॉपिक हम पूरा कर चुके हैं, उससे पहले आई विल बी अनाउंसिंग रिगार्डिंग द कोर्सेज व्हिच वी हैव लॉन्च्ड। तो वी हैव लॉन्च्ड आवर ओन CLAT courses on CLATMAX tutorials, Android application and the website. These are very affordable CLAT courses. You will get expert curated guidance, ठीक है, पर्सनल मेंटोरशिप आपको मिलेगी और जो भी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है वो आपके घर पे डिलीवर किया जाएगा। दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर 8690131220। अगर कोई भी इंक्वायरी हो तो आप यहाँ पे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके बात कर सकते हो। उसके अलावा यू कैन विजिट अस ऑन आवर वेबसाइट www.clatmax.com एंड फाइनली यू कैन डाउनलोड आवर एंड्रॉइड एप्लीकेशन और बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी आपको वहां पे पड़े हुए मिल जाएंगे। तो वो तो आपके लिए वैसे भी अवेलेबल है, बहुत सारे वीडियोस भी मैं आपके क्लैट एग्जामिनेशन तक क्रिएट करूंगा। दीज आर द फ्री रिसोर्सेज। और अगर आप हमारी पेड सर्विसेज के साथ जुड़ना चाहते हो तो दीज आर द मेथड्स टू डू दैट, ठीक है। अब अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज रिगार्डिंग भारत टैक्सी कोऑपरेटिव कैब प्लेटफॉर्म, ठीक है, जिसको लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्टर का नाम है अमित शाह, ठीक है। अमित शाह ने इसे लॉन्च किया है और ये ओला और उबर को डायरेक्टली कंपीट करेगा। तो बेसिकली एक सरकारी ऐप है जो ओला और उबर को कंपीट करने के लिए हमने बनाया है, ठीक है। तो दिस इज द भारत टैक्सी कोऑपरेटिव कैब प्लेटफॉर्म जिसको लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे 5 फरवरी 2026 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च भारत टैक्सी, इंडिया फर्स्ट कोऑपरेटिव बेस्ड राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये बेसिकली एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह चलेगा जिसके अंदर कोई मालिक नहीं है, ठीक है। नाइदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर भारत टैक्सी और वॉट एवर द प्लेटफॉर्म इज, ठीक है। कोऑपरेटिव का मतलब यही होता है जितने लोग इसके अंदर जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे इसके मालिक होते हैं, ठीक है। द इनिशिएटिव वाज लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम एंड कॉर्पोरेशन, ठीक है। जो कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री है वो भी अमित शाह के अंडर है और होम मिनिस्ट्री भी अमित शाह के अंडर ही है, ठीक है। तो ये अमित शाह ने लॉन्च किया था नई दिल्ली के अंदर और डेट यहाँ पे लिखी हुई है 5 फरवरी 2026। इंडिया एम्स टू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव टू प्राइवेट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स लाइक ओला एंड उबर, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट बेसिकली ओला और उबर को काउंटर करना चाहते हैं। ओला तो ऑल्दो इंडिया की कंपनी है, उबर बाहर की कंपनी है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कमीशन चार्ज करते हैं फ्रॉम द पीपल हु फ्रॉम द ड्राइवर्स हु आर ड्राइविंग फ्रॉम देम, ठीक, फॉर देम, ठीक है। जो भी इंसान इनके लिए ड्राइव करते हैं उनसे बहुत ज्यादा कमीशन वगैरह चार्ज करते हैं, तो उसको कर्टेल करने के लिए भारतीय सरकार ने ये भारत टैक्सी वाला प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ठीक है। द प्लेटफॉर्म रिफ्लेक्ट्स द पॉलिसी विजन ऑफ सहकार से समृद्धि। सहकार का मतलब होता है साथ मिलकर चलना, ठीक है। साथ मिलकर चलने से समृद्धि, समृद्धि का मतलब होता है बेसिकली प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। उसके बाद में प्रोमोटिंग कोऑपरेटिव लेड डेवलपमेंट, ठीक है। सारे लोग मिलके साथ में चलेंगे, जितने भी लोग इसके अंदर शामिल होंगे, जितने भी ड्राइवर्स इसके अंदर शामिल होंगे उनको सारथी कहा जाएगा और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह चलेगी, मतलब सारे के सारे लोग जो इससे जुड़े हुए वो इसे ऑन करते हैं, ठीक है। इट मार्क्स अ मेजर शिफ्ट इन इंडियाज गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी इज बेसिकली द इकोनॉमी ऑफ फ्रीलांसर वर्कर्स, ठीक है। जो फ्रीलांसिंग वाला काम करते हैं ना, उनके जो इकोनॉमी है उसको गिग इकोनॉमी कहा जाता है। इसके अंदर ओला उबर के राइडर्स आ जाते हैं, जोमेटो स्विगी के डिलीवरी वाले इसके अंदर आ जाते हैं, या फिर जो फ्रीलांसिंग का काम करते हैं वो भी इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये मेजर शिफ्ट है इन इंडियाज गिग इकोनॉमी टुवर्ड्स इंक्लूसिव एंड ड्राइवर सेंट्रिक प्लेटफॉर्म्स। तो ये एक इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म होगा और ड्राइवर सेंट्रिक ज्यादा होगा, ठीक है। अब उसके बाद में कोऑपरेटिव मॉडल और ड्राइवर ओनरशिप, मैंने आपको बताया था कि इसको ओनर जो है वो बेसिकली वो लोग हैं जो इसके अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ड्राइवर्स है दे आर द ओनर्स। ऐसा नहीं कि ये सरकार के ओनरशिप के अंडर है या फिर ओला और उबर टाइप के, ये कोई कॉर्पोरेशन नहीं है। इट इज बेसिकली ए कोऑपरेटिव, नॉट अ कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो भारत टैक्सी फॉलोज अ कोऑपरेटिव ओनरशिप स्ट्रक्चर वेयर ड्राइवर्स बिकम मेंबर ओनर्स इंस्टेड ऑफ एम्प्लॉइज। तो जो भी ड्राइवर्स होंगे उनको मेंबर ओनर्स माना जाएगा, ना कि एम्प्लॉइज माना जाएगा। ड्राइवर्स कॉल्ड सारथीज, ड्राइवर्स को सारथी कहा जाएगा। डायरेक्ट महाभारत से आ रहा है, ठीक है। श्री कृष्ण जो है वो सारथी का ही रोल अदा कर रहे थे इन द वॉर ऑफ महाभारत। अर्जुन के सारथी वो बने थे, ठीक है। तो ड्राइवर्स को क्या कहा जाएगा, सारथी कहा जाएगा। दे कैन ऑल्सो इन्वेस्ट अ स्मॉल अमाउंट एंड गेन ओनरशिप राइट्स ऑन द प्लेटफॉर्म। ये अगर मान लो कि कोई ड्राइवर है वो 200 रुपए कमा रहा है, कोई राइड है, ठीक है, उससे वो 200 रुपए कमा रहा है और उसने चूज किया कि इसका 10%, ठीक है, इसका 10% जो 20 रुपए बैठता है वो
बेसिकली इसके अंदर जाना चाहिए। तो जो जो पैसा उसका जाता रहेगा, हर राइड के अंदर पैसा जाता रहेगा, उस हिसाब से इस प्लेटफॉर्म की ओनरशिप भी उसे मिलती रहेगी, एक तरीके से शेयर वगैरह मिलते रहेंगे, और कंपनी पैसा कमाएगी तो उन पैसों की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। जो 20-20 रुपए पर राइड के जा रहे हैं उनकी वैल्यू बढ़ती रहेगी जैसे जैसे इस कंपनी की वैल्यू बढ़ती रहेगी, ठीक है। द मॉडल इंश्योर्स फेयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिड्यूसेस द डिपेंडेंसी ऑन कमीशन बेस्ड एग्रीगेटर्स। तो इस मॉडल का देखो मेन गोल क्या है कि सबसे पहले तो फेयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो, कोई भी कमीशन नहीं जाना चाहिए किसी एग्रीगेटर के पास, और जो भी ड्राइवर्स है दे आर बेसिकली मेंबर ओनर्स, वो एम्प्लॉइज वगैरह नहीं है, ठीक है, और कमीशन नहीं जाना चाहिए एग्रीगेटर्स के पास। तो इससे दोनों का फायदा होगा, ड्राइवर्स का भी फायदा होगा क्योंकि उनको पूरे पैसे मिलेंगे, और वो पैसा अगर वो इसके अंदर डाले तो वो पैसा आगे बढ़ेगा भी, जो मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था। और जो लोग राइड कर रहे हैं उनको भी फायदा मिलेगा क्योंकि अगर कोई कमीशन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट भी इसके अंदर जो भी राइड है उसकी कमाएगी, ठीक है। लार्ज शेयर ऑफ प्रॉफिट is distributed among the drivers, ensuring economic empowerment. Drivers also participate in governance through representation in decision making bodies. तो drivers जो है वो governance के अंदर भी participate करेंगे, हो सकता है इनके trade unions वगैरह बना दिए जाए जिससे workers participation in management को भी बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। This model aims to transform drivers from wage earners into stakeholders in a digital economy. तो drivers को wage earners से stakeholders बनाने के लिए ये प्लेटफॉर्म बेसिकली भारत सरकार ने लॉन्च किया है, और कहीं ना कहीं ओला और उबर जो बहुत ज्यादा कमीशन चार्ज कर रहे हैं उनको टारगेट करना भारतीय सरकार का मेन गोल यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। सो दिस इज द कोऑपरेटिव मॉडल एंड ड्राइवर ओनरशिप। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज प्लेटफॉर्म फीचर्स एंड एक्सपेंशन। तो इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये जीरो कमीशन और फेयर प्राइसिंग के ऊपर चलेगा। अगर कमीशन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है जो राइड की कॉस्ट है वो अपने आप ही कम हो गई, इसका जो बेसिकली कस्टमर है उसको भी फायदा मिलेगा और जो इंसान सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको भी फायदा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में डिजिटल बुकिंग सिस्टम एंड प्रीपेड टैक्सी सर्विसेज इन सिटीज लाइक दिल्ली, ठीक है। तो जैसे ओला और उबर के ऐप वगैरह चलते हैं उसी तरीके से ये काम करेगा। सेफ्टी फीचर्स भी इसके अंदर डाले गए जैसे मॉनिटरिंग सिस्टम हो गया, और विमेन फोकस्ड इनिशिएटिव भी इसके अंदर डाला हुआ है जो है सारथी दीदी। अगर कोई विमेन राइड बुक करेगी तो ये ऐप ट्राई करेगा कि किसी विमेन ड्राइवर को ही वो दिया जाए, ठीक है, वो राइड दी जाए विमेन ड्राइवर को ही, ठीक है। तो इसको हम सारथी दीदी कहते हैं। अगर विमेन ड्राइवर आसपास अवेलेबल है और अगर कोई फीमेल कोई राइड बुक कर रही है तो दे विल ट्राई टू बेसिकली अलॉट अ फीमेल ड्राइवर टू द फीमेल हु इज बुकिंग द राइड, ठीक है। उसके बाद में प्लेटफॉर्म अलाउज बुकिंग ऑफ टैक्सीज, ऑटोज एंड टू व्हीलर्स थ्रू एन ऐप, ठीक है, जैसा कि ओला उबर रैपिडो वगैरह के अंदर होता है। इट इज करेंटली ऑपरेशनल इन सेलेक्ट रीजन्स एंड द गवर्नमेंट प्लान्स नेशन वाइड एक्सपेंशन विद इन अ फ्यू ईयर्स। तो शुरुआत में तो इसको एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह ही चलाया जा रहा है, ट्रायल के रूप में चलाया जा रहा है दिल्ली मुंबई जैसी सिटीज के अंदर, और लेटर ऑन गवर्नमेंट इसको पूरे देश के अंदर फैलाना चाहती है, ठीक है। तो दीज आर द फीचर्स एंड एक्सपेंशन। इसके अंदर सारथी दीदी जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरे नोट्स के अंदर जनरली जो येलो वाली लाइन होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होती है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड कोऑपरेटिव इकोसिस्टम्स। तो इंस्टीट्यूशन इसका किस तरीके से चलेगा, इसको कहां रजिस्टर कराया गया है, कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज इसके अंदर इन्वॉल्व है, मिनिस्टर कौन कौन है, ये सारी चीजें अब हम देखते हैं, ठीक है। तो भारत टैक्सी इज ऑपरेटेड अंडर सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये इसका रजिस्ट्रेशन वाला नेम है। रजिस्टर्ड अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002। इसको रजिस्टर कौन से लॉ के अंडर कराया गया ये आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना गाइस, एमसीक्यू के अंदर आ सकता है अगर ये टॉपिक आता है तो, ठीक है। और इसका जो एग्जैक्ट नाम है दैट इज सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है। इस जो वेंचर का नाम वैसे तो भारत टैक्सी कहता है, लेकिन आपको पता है कंपनीज के नाम जो होते हैं वो अजीब से नामों से रजिस्टर्ड होते हैं। तो इट इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इंटर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 के अंडर रजिस्टर्ड है, ठीक है। उसके बाद में इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन जून 2025 बाय मल्टीपल नेशनल कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन। तो ये जो प्लान है वो तो जून 2025 से ही चल रहा है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट किया गया फरवरी 2026 के अंदर, इसलिए ये क्लैट 2027 के हिसाब से रेलेवेंट है। उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन established in 2021 provides policy support for such initiatives। और जो मिनिस्टर है इसके वो अमित शाह ही है, होम मिनिस्टर होने के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के मिनिस्टर भी श्री अमित शाह ही है, ठीक है। इंडिया के अंदर लगभग 8 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटी चलती है और 30 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स उसके अंदर है। इंडिया के अंदर ये बहुत ज्यादा पॉपुलर ऑलरेडी है, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, नॉट भारत टैक्सी बट द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। दिस मेक्स इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट कोऑपरेटिव इकोसिस्टम ग्लोबली। भारत टैक्सी स्ट्रेंथन्स दिस इकोसिस्टम बाय एक्सटेंडिंग कॉपरेटिव्स इनटू डिजिटल सर्विसेज, ठीक है। तो इस इकोसिस्टम को हम डिजिटलाइज करने के अंदर
बेसिकली फोकस कर रहे हैं और भारत टैक्सी इसके अंदर एक लैंडमार्क इनिशिएटिव है, ठीक है। सो दैट इज द सिनेरियो रिगार्डिंग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड कोऑपरेटिव इकोसिस्टम। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, सिग्निफिकेंस फॉर इंडियाज इकोनॉमी। तो इंडिया की इकोनॉमी और इंडिया की गिग इकोनॉमी को ये किस तरीके से हेल्प आउट करने वाला है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो भारत टैक्सी चैलेंजेस द ट्रेडिशनल एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स लाइक उबर एंड ओला बाय इंट्रोड्यूसिंग अ कोऑपरेटिव अल्टरनेटिव। इट रिड्यूसेस द एक्सप्लॉयटेशन बाय एलिमिनेटिंग हाई कमीशन चार्जेस, ठीक है। तो जो ड्राइवर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता था, और ऑब्वियसली बात है वो जो कमीशन है वो तो उससे ही लिया जाता था ना जो सर्विस अवेल कर रहा है, जो इंसान राइड बुक कर रहा है। तो जो राइड बुक कर रहा है उसके भी पैसे बच रहे हैं क्योंकि कमीशन नहीं जा रहा, और ड्राइवर को भी पैसे ज्यादा मिल रहे हैं क्योंकि कमीशन नहीं जा रहा। तो दोनों साइड ही यहाँ पे फायदा है, ठीक है। उसके बाद है प्रमोट्स इंक्लूसिव ग्रोथ बाय एम्पावरिंग ड्राइवर्स फाइनेंशियली एंड सोशली, ठीक है। तो जो ड्राइवर्स है उनको फाइनेंशियली और सोशली, क्योंकि दे आर नॉट एम्प्लॉइज, दे आर बेसिकली द मेंबर ओनर्स, उनको जॉब जाने का खतरा नहीं है। ओला उबर के अंदर वो हो सकता है लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, ठीक है। उसके बाद है अलायंस विद इंडिया डिजिटल इकोनॉमी एंड प्लेटफॉर्म बेस्ड सर्विस एक्सपेंशन। इंडिया डिजिटल इकोनॉमी को 2016 से ही डिमोनेटाइजेशन के बाद से ही बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको ये अलाइन करता है या एम्पावर करता है। एंड फाइनली सपोर्ट्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द ड्राइवर्स, ठीक है। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस फॉर इंडियाज इकोनॉमी ऑफ द भारत टैक्सी, ठीक है। वी आर डन एंड डस्टेड विद दिस टॉपिक एज वेल। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ फेब मंथ, दैट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 आर नोटिफाइड एंड दे विल बी इन इफेक्ट बाय 1 अप्रैल 2026। ये नए रूल्स आए हैं एंड ये इन्वायरमेंटल लॉ का एक कॉन्सेप्ट है, और इन्वायरमेंटल लॉ जब से यूपीएससी ने पूछना चालू किया है तब से बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो गया है इन अदर पेपर्स एज वेल। जो भी ह्यूमैनिटीज के पेपर्स है ना उसके अंदर इन्वायरमेंटल लॉ बहुत ज्यादा आने लग गया, क्योंकि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, वो आईएएस वाला जो पेपर होता है और जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है, उन दोनों के प्रीलिम्स को मर्ज कर दिया था। तो इस वजह से यूपीएससी अपने प्रीलिम्स के एग्जाम के अंदर 100 में से लगभग ऐसे 12-15 क्वेश्चंस इन्वायरमेंट से रिलेटेड पूछने लग गया, और इस वजह से बाकी एग्जाम्स ने भी इसको फॉलो करना चालू कर दिया। तो जब भी कोई भी इन्वायरमेंट रिलेटेड टॉपिक आ जाए तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना, उसको ढंग से पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है 2026 के, ये पूरे के पूरे इन्वायरमेंटल लॉ के टॉपिक है। इसके अंदर हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के अंदर आप देखिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेसिकली नोटिफाइड द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज वाली मिनिस्ट्री जो है उसके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 को अनाउंस किया, ठीक है। मिनिस्टर का नाम ध्यान में रखना, भूपेंद्र यादव इज द मिनिस्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, ठीक है। दीज रूल्स विल कम फुली इनटू फोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2026, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। और जो पुराने रूल्स थे वो 2016 के थे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो पुराने वाले थे वो 2016 के थे, 10 साल पुराने थे, उनको रिप्लेस कर दिया गया बाय द न्यू रूल्स ऑफ 2026। और ये जो है वो 1 अप्रैल से जैसे ही नया फाइनेंशियल ईयर चालू होगा ये अफेक्ट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। भूपेंद्र यादव का नाम रखना है, नाम याद रखना है, मिनिस्ट्री का नाम याद रखना है, और पुराने वाले रूल्स जो है उनका नाम एग्जैक्ट सेम है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, लेकिन वो 2016 के थे, अब 2026 के अंदर नए आए, 10 साल बाद में नए आए हैं, ठीक है। सो दीज आर द एमसीक्यूज जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद न्यू फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूसेस स्ट्रिक्टर वेस्ट सेग्रीगेशन मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी सिस्टम्स अक्रॉस इंडिया। तो यहाँ पे जो लॉज की है वो थोड़ी बहुत बढ़ाई गई है, और वेस्ट का सेग्रीगेशन, वेट वेस्ट को अलग किया जाए, सैनिटरी वेस्ट को अलग किया जाए, और ये जो प्लास्टिक वगैरह वाला कचरा है उसको अलग किया जाए। तो ये हाउस होल्ड्स की भी जिम्मेदारी है, फैक्ट्रीज की भी जिम्मेदारी है, और जो बल्क वेस्ट प्रोड्यूसर्स होते हैं, अगर मान लो कोई बहुत बड़ी होटल है, या फिर मान लो कोई बहुत बड़ी धर्मशाला है, या फिर मंदिर मस्जिद भी है, या दरगाह भी है, वो सबके सब इनके अंडर आ रहे हैं। तो लॉस को थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट किया, कहीं ना कहीं स्वच्छ भारत से भी ये अलाइन करता है, ठीक है। इंडिया जनरेट्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड waste every year making scientific waste management a major policy challenge। तो इंडिया बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस करता है बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज पॉपुलेशन एंड लैक ऑफ रिसाइकलिंग प्लांट्स एंड ऑल दीस थिंग्स, ठीक है। ना तो उस वेस्ट को ट्रीट किया जाता है प्रॉपर्ली और ना ही रिसाइकल किया जाता है, इसलिए हमारे यहाँ पे सिटीज के आसपास कचरों के पहाड़ इकट्ठा हो जाते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं कर्टेल करने के लिए इन लॉस को थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट बनाया गया है, ठीक है। द रूल एम्स टू प्रोवाइड क्लीनर सिटीज सस्टेनेबल वेस्ट प्रोसेसिंग एंड रिडक्शन ऑफ लैंडफिल प्रेशर, ठीक है। तो इन रूल्स का मेन एम क्या है, एक तो सिटीज को क्लीन बनाना, सस्टेनेबल वेस्ट प्रोसेसिंग को प्रमोट करना, ठीक है। जो भी वेस्ट है उसको रिसाइकल वगैरह किया जाए, और जो लैंडफिल्स होते हैं, जो कचरे के पहाड़ है, उनको कम करना इनका मेन गोल है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026, ठीक है। लीगल बेसिस की अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट को अथॉरिटी कहां से मिलती है, लीगल बैकिंग कहां से मिलती है, तो दैट इज द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986,
1986। ये भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी ना 1984 के अंदर, जिसके अंदर हजारों लोगों की मौत हो गई थी बिकॉज ऑफ अ गैस लीक, उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास किया था 1986 के अंदर। ठीक है, ये एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है। अम्ब्रेला लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है? एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट, नॉइज पॉल्यूशन कंट्रोल रूल्स, वो सारे के सारे इसी के अंडर आते हैं। इट इज बेसिकली एन अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। ठीक है, इसके 3 सेक्शंस को यूज किया गया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये 3 सेक्शन कौन कौन से हैं? सेक्शन 3, सेक्शन 6 एंड सेक्शन 25। ठीक है, ताकि इन रूल्स को बनाया जा सके। इन 3 सेक्शंस को यूज करके गवर्नमेंट ने ये रूल्स वगैरह बनाए। अब सेक्शन 3 क्या कहता है? इट एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। तो सेक्शन 3 बोलता है गवर्नमेंट कोई भी मेजर ले सकती है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, बट वो कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए। क्योंकि आर्टिकल 13 क्या कहता है? एनी लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट शैल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। तो कोई भी चीज फंडामेंटल राइट या कॉन्स्टिट्यूशन के थीम के खिलाफ तो नहीं जा सकती, बट अगर उसके हिसाब से गवर्नमेंट कोई एक्शन ले रही है तो वो प्रॉपर्ली अलाउड है इन ऑर्डर टू कर्टेल पॉल्यूशन। ये लिखा हुआ है सेक्शन 3 ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद में सेक्शन 6 जो है अलाउज रूल मेकिंग रिलेटेड टू एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट्स एंड वेस्ट मैनेजमेंट। तो सेक्शन 6 जो है वो सरकार को बोलता है कि आप कोई भी रूल बना सकते हो ताकि एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट्स को रोका जा सके और वेस्ट मैनेजमेंट को प्रॉपर्ली इंश्योर किया जा सके। और फाइनली सेक्शन 25 जो है वो गवर्नमेंट को अथॉरिटी देता है टू मेक रूल्स फॉर इंप्लीमेंटिंग एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिवली। ठीक है, तो जो भी एनवायरमेंट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स है सरकार के, जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल करना या फिर कोई और ऑब्जेक्टिव हो, उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने की पावर सेक्शन 25 से इनके पास आती है। ठीक है, सो इफ यू वांट टू स्क्रीनशॉट यू कैन डू दैट। ये थोड़ा सा टिपिकल लॉ वाला मामला आ जाता है, तो आपको स्क्रीनशॉट करना है तो कर लेना। अम्ब्रेला लेजिस्लेशन का मतलब यही है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट, नॉइज पॉल्यूशन कंट्रोल रूल्स और उसके अलावा नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल वाला जो लॉ है वो सारे के सारे इसी के अंडर आते हैं। ठीक है, सो दैट इज द सिनेरियो, दीज आर द लीगल बेसिस ऑफ द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026। अब अगला जो टॉपिक है वो एप्लीकेबिलिटी एंड कवरेज। तो रूल्स अप्लाई टू ऑल अर्बन लोकल बॉडीज एंड रूरल लोकल बॉडीज अक्रॉस इंडिया। तो ये अर्बन बॉडीज के ऊपर भी अप्लाई होगा और रूरल लोकल बॉडीज के ऊपर भी अप्लाई होगा। उसके अलावा इसके एम्बिट के अंदर कौन कौन आते हैं वो आप एक बार देखिए। सबसे पहले तो हाउस होल्ड वाले आ गए, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट मतलब दुकानें वगैरह आ गई, इंस्टीट्यूशंस भी इसके अंदर आ जाते हैं, भले ही कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन हो या फिर कोई स्कूल वगैरह हो वो भी आ गए। ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी इसके अंडर आते हैं। ठीक है, उसके बाद में रेलवेज भी इसके अंडर है, एयरपोर्ट भी इसके अंडर है, पोर्ट्स जो है जो सी पोर्ट्स है वो भी इसके अंडर है, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट ये भी कवर्ड है। ठीक है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे रिलीजियस प्लेसेस जो है वो भी कवर्ड है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी इसके अंडर आते हैं। मतलब बेसिकली किसी को भी लेवरेज नहीं दिया गया है सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन करने का। ठीक है, उसके बाद में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंटिटीज इन्वॉल्व इन वेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड विद इन द फ्रेमवर्क। द ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट यूनिफॉर्म नेशनल सिस्टम फॉर साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहां पे लगभग सब ही इसके अंदर आ जाते हैं। कुछ लोग हैं, कुछ चीजें हैं जो इसके अंदर नहीं आती है, वो हम आने वाली स्लाइड्स के अंदर डिस्कस करेंगे। बट यहां पे आप एक चीज देख सकते हो कि लगभग ये जो लॉ है वो सबके लिए सेम ही बनाया गया है, चाहे से वो रिलीजियस प्लेसेस हो, चाहे से वो डिफेंस का एस्टेब्लिशमेंट हो, आर्मी का एस्टेब्लिशमेंट हो या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो या एक नॉर्मल सा घर हो, सब बराबर है। कचरा करने का या फिर गंदगी फैलाने का या पॉल्यूशन करने का राइट किसी के पास भी नहीं है। सरकार बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है इस चीज के ऊपर। ठीक है, सो दिस इज द एप्लीकेबिलिटी एंड द कवरेज। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, वेस्ट कैटेगरीज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रूल्स। अब इसके अंदर कौन कौन नहीं आता है? तो सर्टेन वेस्ट कैटेगरीज आर एक्सक्लूडेड बिकॉज दे आर रेगुलेटेड अंडर सेपरेट एनवायरमेंटल लॉज। कुछ चीजें होती है जिनको अलग लॉज की जरूरत पड़ती है और उनको ये वाले जो लॉज है, ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है ये गवर्न नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ वेस्ट ज्यादा हैजार्डस हो सकता है, कुछ वेस्ट हो सकता है कोई और नेचर का हो, कुछ वेस्ट हो सकता है जिसकी रिसाइकलिंग से बहुत ज्यादा पैसा बनता हो। तो इसलिए इनको इन 4 चीजों को थोड़ा सा अलग रखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हैजार्डस वेस्ट एक्सक्लूडेड है क्योंकि टॉक्सिक है ये इन नेचर। ठीक है, उसके बाद में बायोमेडिकल वेस्ट जो हॉस्पिटल और हेल्थ केयर फैसिलिटीज जनरेट करती है उसको इससे एक्सक्लूड किया गया है क्योंकि इनके अलग रेगुलेशंस है। ई वेस्ट और बैटरी वेस्ट जो है इनको भी इससे अलग रखा गया है। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल से गवर्न किए जाते हैं। रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है, यूरेनियम वगैरह अगर कुछ आ गया, इनको भी एक्सक्लूड किया गया है क्योंकि इसके लिए इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए स्पेशलाइज साइंटिफिक डिस्पोजल सिस्टम चाहिए होते हैं जो नगर पालिका, नगर परिषद या फिर रूरल लोकल बॉडीज के पास नहीं होते हैं। ठीक है, तो हैजार्डस वेस्ट को एक्सक्लूड किया गया है। बायोमेडिकल वेस्ट
जो हॉस्पिटल से निकलता है उसको एक्सक्लूड किया गया है। बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को एक्सक्लूड किया गया है क्योंकि इनका एक अलग लॉ है जो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। और रेडियो एक्टिव वेस्ट को, जो मतलब बेसिकली यूरेनियम वगैरह से रिलेटेड या कुछ ऐसा आ गया, उसको भी इससे एक्सक्लूड किया गया। बाकी हर चीज इसके अंदर इंक्लूडेड है जो हमने पिछली स्लाइड के अंदर डिस्कस किया था, ठीक है। अब मैंडेटरी 4 वे वेस्ट सेग्रीगेशन, ठीक है, 4 तरीके से वेस्ट को सेग्रीगेट करना पड़ेगा। तो ये कंपलसरी है, लीगली कंपलसरी है फॉर ऑल द वेस्ट जनरेटर्स, ऐसे वो कोई घर हो, कोई मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, या फिर कोई एयरपोर्ट हो, या कोई रेलवे स्टेशन हो, या फिर कोई स्कूल हो, सबके लिए रूल बराबर है, ठीक है। 4 तरीके से इनको सेग्रीगेट करना है। सबसे पहले तो वेट वेस्ट आ जाता है जिसके अंदर फूड और किचन का वेस्ट है। देन ड्राई वेस्ट के अंदर क्या आ गया, प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, ग्लास हो गया, मेटल हो गया। सैनिटरी वेस्ट, इसके अंदर डायपर्स आ जाते हैं बच्चों के और सैनिटरी प्रोडक्ट्स फॉर विमेन, इनको सेपरेटली रैप करना पड़ेगा बिफोर डिस्पोजल, ठीक है। उसके बाद में स्पेशल केयर वेस्ट इंक्लूड मेडिसिन, बल्ब्स, और उसके बाद में पेंट कंटेनर्स, मरकरी थर्मोमीटर्स रिक्वायरिंग स्पेशल हैंडलिंग, ठीक है। अगर मान लो कोई दवाइयाँ वगैरह है तो दवाइयों के जो पत्ते होते हैं, अगर मान लो दवाई खत्म हो गई तो उनको अलग से सेग्रीगेट करना पड़ेगा। उसके बाद में पेंट के जो कंटेनर्स है, जो बाल्टियां वगैरह आती है जिनके अंदर कलर आता है, उनको अलग से सेपरेट करना पड़ेगा। थर्मोमीटर वगैरह इनको अलग से सेपरेट करना पड़ेगा। या फिर कोई बल्ब वगैरह फ्यूज हो गया, इस तरीके की चीज हो गई, उनको अलग से सेपरेट करना पड़ेगा। तो एक तो वेट वेस्ट हो गया जो किचन वाला वेस्ट है, ड्राई वेस्ट जिसके अंदर प्लास्टिक, पेपर, ग्लास या फिर मेटल आ गया, सैनिटरी वेस्ट जिसके अंदर बच्चों के डायपर्स और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर सैनिटरी पैड्स वगैरह यूज किए जाते हैं आ जाते हैं, इनको रैप अप करना पड़ेगा बिफोर डिस्पोजिंग देम। एंड फाइनली स्पेशल केयर वेस्ट, ठीक है। 4 तरीके से वेस्ट का सेग्रीगेशन होगा, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग फ्रेमवर्क। इनकी प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग किस तरीके से करी जाएगी, तो वेट वेस्ट जो है वो साइंटिफिकली प्रोसेस किया जाएगा थ्रू कंपोजिटिंग एंड बायो मेथनेशन टू रिड्यूस लैंडफिल बर्डन, और इनकी खाद वगैरह बनाई जा सकती है, ठीक है। उसके बाद में जो ड्राई रिसाइकलेबल वेस्ट है इसको भेजा जाएगा मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज के अंदर ताकि इनको सॉर्ट करके रिसाइकल किया जा सके। प्लास्टिक हो गया, मेटल हो गया, ठीक है, इनको अलग अलग रिसाइकलिंग फैसिलिटीज के अंदर भेजा जाएगा सेपरेट करके, ठीक है। उसके बाद में रूल्स एम टू इंप्रूव रिसाइकलिंग एफिशिएंसी एंड इंकरेज सर्कुलर इकोनॉमी प्रैक्टिसेस, मतलब वही चीज वापस रिसाइकल होकर आपके हाथ में आ जाए, दिस इज सर्कुलर इकोनॉमी प्रैक्टिसेस, ठीक है। उसके बाद में प्रॉपर सेग्रीगेशन हेल्प्स टू रिड्यूस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड इंप्रूव्स रिसोर्स रिकवरी। साइंटिफिक प्रोसेसिंग आल्सो रिड्यूसेस मेथेन इमिशंस जनरेटेड फ्रॉम अनमैनेज्ड लैंडफिल साइट्स, ठीक है। तो जो ये लैंडफिल्स वगैरह होते हैं ना, कचरों के पहाड़ वगैरह होते हैं, यहाँ तो कोई पिक्टोरियल डिपिक्शन है नहीं उसका, वहां से मेथेन भी बहुत ज्यादा निकलती है जो एक हार्मफुल गैस है, उसको भी रिड्यूस किया जा सकता है अगर प्रॉपर्ली हम इन्हें प्रोसेस और रिसाइकल कर पाए तो, ठीक है। सो दैट इज द सिनेरियो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बल्क वेस्ट जनरेटर्स। अब ये बल्क वेस्ट जनरेटर्स कौन होते हैं, तो बेसिकली देखो कोई बहुत बड़ा होटल आ गया या फिर कोई बहुत बड़ी स्कूल हो गई जिसके अंदर 10-15 हजार बच्चे पढ़ते हैं, वो बल्क वेस्ट जनरेटर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो रूल्स डिफाइन बल्क वेस्ट जनरेटर्स, BWG ने कहा गया है, यूजिंग थ्रेशोल्ड रिलेटेड टू एरिया, वाटर यूज एंड वेस्ट जनरेशन, एंटिटीज विद फ्लोर एरियाज ऑफ अबव 20,000 स्क्वायर मीटर, किसी का 20,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा का एरिया है या फिर 100 kg डेली वेस्ट कोई जनरेट कर रहा है उसको बल्क वेस्ट जनरेटर माना जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफिसेज, रेजिडेंशियल सोसाइटीज, मॉल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी। तो इसके अंदर कौन कौन आ जाते हैं, एक तो गवर्नमेंट ऑफिसेज, बड़े सरकारी ऑफिसेज, ठीक है। उसके बाद में रेजिडेंशियल सोसाइटी, अब कोई रेजिडेंशियल सोसाइटी जिसके अंदर मान लो 1000 से ज्यादा फ्लैट या अपार्टमेंट है तो वो भी इसके अंडर आ जाएगा। मॉल भी इसके अंडर आ जाते हैं, ठीक है। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूशन या फिर स्कूल्स वगैरह इसके अंडर आ जाते हैं और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस भी इसके अंडर आ जाते हैं, ठीक है। BWG मस्ट इंश्योर कलेक्शन, सेग्रीगेशन एंड ट्रांसपोर्ट एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट, ठीक है। तो अगर आप बल्क वेस्ट जनरेटर्स की कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपको ही कलेक्शन इंश्योर करना है, आपको ही सेग्रीगेशन इंश्योर करना है, ट्रांसपोर्टेशन और प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट भी कहीं ना कहीं इन्हीं की जिम्मेदारी मानी जाएगी, ठीक है। दे आर इनकरेज टू प्रोसेस वेट वेस्ट ऑन साइट वेर एवर फीजिबल टू रिड्यूस प्रेशर ऑन म्युनिसिपल सिस्टम्स, ठीक है। तो अगर मान लो ये इतना ज्यादा कचरा प्रोड्यूस कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है इनका बिजनेस चलता होगा या फिर ये बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, ऑलरेडी इनके पास इंप्लॉइज होंगे, तो ये बोलते हैं कि ऑन साइट ही आप वेट वेस्ट को तो वहीं रिसाइकिल कर लो या फिर उसको डिकम्पोज कर दो ताकि म्युनिसिपल सिस्टम्स के ऊपर प्रेशर कम हो पाए, ठीक है। सो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बल्क वेस्ट जनरेटर्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द लास्ट स्लाइड ऑफ फेब मंथ दैट इज डिजिटल मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस सिस्टम्स। इसके अंदर CPCB एक इंपॉर्टेंट टर्म आएगा, ये भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। द रूल्स एस्टेब्लिश सेंट्रलाइज
ऑनलाइन पोर्टल फॉर ट्रैकिंग एंड ट्रैकिंग द एंटायर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चेन, ठीक है। ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा जिसके ऊपर जो भी एग्रीगेट जो भी लोग इन्वॉल्व है, ठीक है, मान लो कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया या रूरल लोकल बॉडी हो गई, उनको अपलोड करना पड़ेगा डेटा, कितना वेस्ट आया और कितना वेस्ट उन्होंने किस तरीके से डिकम्पोज किया है, ठीक है। पोर्टल विल बी डेवलप्ड एंड मैनेज बाय द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी। अब सीपीसीबी को एस्टेब्लिश किया गया था बाय द वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट के अंडर ये एस्टेब्लिश है, ठीक है। और ये जो लॉ है वो 1974 का है, ठीक है। ये चीज आप याद रख लेना, क्या पता एमसीक्यू के अंदर पूछ ले, ठीक है। वेस्ट जनरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल एक्टिविटीज विल बी डिजिटली मॉनिटर्ड, इनको डिजिटली मॉनिटर किया जाएगा बाय द सीपीसीबी, ठीक है। उसके बाद में वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज मस्ट रजिस्टर ऑन द पोर्टल एंड अपलोड पीरियोडिक कंप्लायंस रिपोर्ट्स, तो इनको लगातार अपनी रिपोर्ट्स वगैरह पोर्टल के ऊपर अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। द डिजिटल सिस्टम एम्स टू इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इन्फोर्समेंट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ठीक है। सो दैट इज द सिनेरियो रिगार्डिंग द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। वी आर डन एंड डस्टेड विद द पार्ट 4 ऑफ फैब, या फिर फैब का मंथ पूरा कर लिया हमने 4 पार्ट के अंदर। नाउ आई विल सी यू विद द पार्ट 1 ऑफ मार्च, जिसके अंदर हम मार्च के अंदर पॉलिटी एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड डेवलपमेंट्स को डिस्कस करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग दिस सेशन गाइस, सी यू विद द नेक्स्ट वन।